नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में एक विस्तृत और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और इसका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। और प्रमुख घटनाएं थी वो क्या थी, भारत की क्या भूमिका थी इसमें, और जो इसका युद्ध हुआ तो इसके परिणाम क्या थे, इस पर एक विस्तृत से हम थोड़ा चर्चा करेंगे, इसको अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध एक वैश्विक संघर्ष था जो मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। और इस युद्ध में दो प्रमुख गुट थे, एक थे एलीट पावर्स, दूसरा था सेंट्रल पावर्स। एलीट को आप एलाइड भी कहते हैं। ठीक है। सेंट्रल पावर यानी कि केंद्रीय शक्तियाँ, और एलाइड का मतलब होता है सहयोगी शक्तियाँ। तो जो एलाइड में थे उनमें थे आपके ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका भी ऐड हो जाता है। और सेंट्रल की बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे साथ में था। ठीक है। देखो, युद्ध के जो फैलने के कारण थे वो उपनिवेश था, सैन्य तनाव था और राष्ट्रीयता था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इसके पीछे का एक मेन कारण और था, वो था एक युवराज की हत्या। ठीक है। तो अब क्या है वो सारी चीज़ें, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके कारण को जान लीजिए कि कारण क्या थे, उनको विस्तार से हम समझेंगे। देखो, युद्ध की तैयारी के लिए सबसे पहले तो मिलिट्रिज्म था। तो मिलिट्रिज्म क्यों बढ़ा था इतना सबसे ज़्यादा, उस चीज़ को समझना जरूरी है। युद्ध के लिए तैयारी, सभी देशों ने अपनी सैन्य ताकत में वृद्धि की थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यानी कि प्रौद्योगिकियों का जो दौर था, तो मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता, विकास का समय था। तो युद्ध को और अधिक भयंकर ये बनाने मतलब इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ क्या करते, वेपनाइज आर्मर्स, वेपन्स और न्यूक्लियर पावर, ऐसी ऐसी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे थे। हालांकि वो तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है तभी सामने आता है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन चीज़ों में काफ़ी रिसर्च होनी शुरू हो जाती है। अपने सैन्य बजट को बढ़ाया और आधुनिक हथियारों का इन्होंने उपयोग करना शुरू किया, और सैन्य पंक्तियों में विस्तार, सैन्य गठजोड़ बढ़े, जिससे युद्ध की स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। कुल मिला के मिलिट्रिज्म को यानी कि सैन्यवाद को बहुत अधिक तरह से यहाँ पे बढ़ाया जाता है। बात करें अगर अलायंसेस की, जो संधियाँ होती थी, ट्रीटीज़ होती थी, तो सबसे पहले तो जब युद्ध हुआ था तो उससे पहले भी जो है दो इन्होंने जो है संधियाँ की थी, मतलब दो ट्रीटीज़ को किया था। एक थी ट्रिपल एंटांटे, दूसरी थी ट्रिपल अलायंस। तो ठीक है, जो ट्रिपल एंटांटे था वहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच में ये संधि हुई थी, और ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बाद में इटली भी इसमें आ जाता है। लेकिन इटली अपनी मतलब बात पे टिकता नहीं है, और वो मतलब जवान से मुकर जाता है और फिर वो एलाइड का हिस्सा बन जाता है। तो ट्रिपल एंटांटे और ट्रिपल एलाइज, ये जो मैंने दो संधियों की बात की है, देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये ना सीक्रेट होती थी। अब आपको तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि उस ज़माने में उस ना तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इजाद था, सिर्फ रेडियो वेव्स से रेडियो तरंगे होती थी। तो लोगों को पता नहीं होता था कि पड़ोसी देश क्या कर रहा है, किसके साथ गठजोड़ बना रहा है। जैसे आजकल अभी करंटली में जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई सत्ता में है और कोई अपोजिशन है, तो अपोजिशन वाले गठबंधन बना लेते हैं, राइट। तो वही चीज़ें होती हैं, यानी कि यहाँ पे भी ये जो ट्रिपल एंटांटे, ट्रिपल अलायंस की बात हो रही है, ये गठबंधन ही थे, लेकिन ये सीक्रेट होते थे। आजकल तो खुलेआम हो रहा है, लेकिन पहले ये छुप के होता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था कौन देश किस देश का साथ दे रहा है। ठीक है। अब देखिए आगे, इन संधियों ने युद्ध को वैश्विक बना दिया, क्योंकि एक देश के युद्ध में शामिल होने से अन्य देश भी संलग्न हो गया था। ठीक है। इम्पीरियलिज्म, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है। इम्पीरियलिज्म यानी कि औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। देखो क्या होता है इसमें, यूरोपीय देशों ने अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश स्थापित किए थे, जिसके कारण जो संवेदनशीलता और प्रतिस्पर्धा थी बढ़ गई थी। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके बीच मतलब उपनिवेशों को लेकर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष था, अपने अपने साम्राज्य को लेके। और ये जो है अपनी ह्यूमन मेड, जो मतलब प्राकृतिक सीमाएं होती वो नहीं, जो इंसान मतलब राजनीतिक बाउंड्रीज को बनाते हैं उनको, और संसाधनों को लेके मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता था, प्रतिस्पर्धा रहती थी। और ये चीज़ जो है युद्ध में मतलब वो कहते नहीं आग में घी डालना, ये वही काम हो रहा था। इसके अलावा बात करें नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद और जातिवाद ये युद्ध के वातावरण को तैयार करते हैं। सर्बियाई राष्ट्रवाद होते हैं, बाल्कन युद्ध होते हैं, ऐसी घटनाओं ने यूरोप में असंतोष और तनाव को बढ़ा दिया था। राजकुमार होते हैं, फ्रांस फर्डिनेंड, तो इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी के ये होते हैं, और इस वजह से जो है ये युद्ध शुरू होता है। मेन कॉज यही होता है इसका।
ठीक है। 28 जून 1914 को फ्रांस फर्डिनेंड की और उनकी पत्नी की सर्बिया के सर्जियो में हत्या कर दी जाती है और युद्ध के तत्काल कारण यही बनते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी और इसके बाद रूस ने सर्बिया का समर्थन किया था और जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी का इस प्रकार मतलब समर्थन करना शुरू किया। तो वो एक तरह से मतलब बहुत सारे देश एक दूसरे के खिलाफ होने शुरू हो गए थे। अब जो मेजर इवेंट थे यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो मुख्य मुख्य घटनाएं थी वो क्या थी उसको समझना है। देखो, सबसे पहले होता है बैटल ऑफ द मैराइन, ठीक है। मारने भी बोला जाता है इसको, बैटल ऑफ मारने, द बैटल ऑफ द मारने 1914। सिर्फ 2 हफ्तों में जर्मन सेना ने पेरिस की ओर बढ़ते हुए करीब 60 किलोमीटर तक की दूरी तय की थी, लेकिन बैटल ऑफ मारने में फ्रांस ने जर्मनी को रो दिया, जिससे जर्मनी का पेरिस पर कब्जा करने का सपना टूट गया और इसे युद्ध का निर्णायक मोड़ माना जाता है। गलीपोली और कैंपिंग, ठीक है। अब गलीपोली कैंपिंग क्या था, देखो 1915 में ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य द्वारा यानी कि तुर्की में गैलीपोली में ब्रिटेन और एंजैक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है ना, इनकी सेना पर हमला कर दिया जाता है और ये अभियान असफल रहता है। इसके परिणामस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को और ज़्यादा मजबूती यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जो तीसरा युद्ध होता है इंपॉर्टेंट होता है बैटल ऑफ वर्दोन 1916 में ये होता है। जर्मन और फ्रांस के बीच युद्ध का सबसे लंबा और खतरनाक संघर्ष ये रहता है। इस लड़ाई में जो है लगभग 3 लाख से अधिक सैनिक मारे जाते हैं और फ्रांस के लिए जीवन मरण का सवाल बन जाता है, ठीक है। फिर जो फोर्थ युद्ध होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ द सोम में 1916 में। सोम युद्ध ने जो है 1 मिलियन से ज़्यादा सैनिकों को मारा था और ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ सोम में हमला कर दिया। फिर ट्रेंच युद्ध सबसे भयानक उदाहरणों में से माना जाता है। ट्रेंच से ट्रेंच यहाँ पे जो है ये वॉर चलती रहती है। ट्रेंच मतलब क्या होता है, एक लंबी गहरी नाली होती है जिसमें मतलब सैनिक रहते हैं, वहीं खाते पीते हकते सब वही चलता रहता है उनका, ठीक है। इसके अलावा होता है जो 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंट्री ऑफ द यूएसए 1917 में। अमेरिका जो है एंटर होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका ने एलाइड पावर का समर्थन किया था और जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने के बाद अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया था। अमेरिका के शामिल होने के जब अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण रिजल्ट देखने को मिलते हैं और जर्मनी पर दबाव बन जाता है। फिर इसी के दौरान रशियन रेवोल्यूशन भी चल रहा होता है, उसको हमने स्कूल क्लासेस में कई बार डिस्कस किया है और यहाँ पे भी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, आप चेक कर लेना। रशियन रेवोल्यूशन 1917 के दौरान जो ये एंड है रशियन रेवोल्यूशन का, रूस ने 1917 में अपनी राजनीतिक क्रांति के कारण युद्ध से मतलब ये बाहर हो गया था और बोल्शेविक पार्टी जो होती है वो मतलब रशिया में सोवियत संघ की स्थापना कर दी थी। व्लादिमीर लेनिन, मैंने नाम बताया था इससे पहले, तो व्लादिमीर लेनिन जो होते हैं बोल्शेविक के लीडर होते हैं, ठीक है, आर्मी पर्सन होते हैं, तो वो सोवियत संघ की स्थापना वहाँ पे करवा देते हैं। इसके अलावा आर्मिस्टिक डे 11 नवंबर 1918, इस दिन को युद्ध विराम कहा जाता है। 11 नवंबर 1918 को आर्मिस्टिक डे इसकी घोषणा की गई और जर्मन ने हार मान ली और युद्ध का अंत हुआ। अब देखो वैसे हार मानी भी नहीं थी, उस पर मतलब मानता तो कहा था, इसीलिए तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस होती है एक्चुअली 1919 में, जो मतलब युद्ध के जो परिणाम होते हैं उनका रिजल्ट ये लेके आती है ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। तो देख लो इसमें क्या हुआ था। युद्ध के अंत में 1919 में वर्साई की संधि, वर्साइलिस की संधि होती है। इस संधि में जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया जाता है और उसको कुछ शर्तों पे मतलब उसके साइन हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, जैसे जो भी उससे अधिकार थे, उपनिवेश क्षेत्र थे उसके, वो छीन लिए जाते हैं। सेना को डिमिलिटराइज किया जाता है, मतलब सेना को ख़त्म करने की बात की जाती है, सेना नहीं रखा जाएगा, सीमित सेना रखी जाएगी। उसको वार डेप्ट भी देना पड़ता है जर्मनी को, ठीक है, जो भी एलाइड पावर का नुकसान होता है वो सब जर्मनी भरेगा। और जर्मन क्षेत्रों को फिर से बांटा जाता है जिसमें जर्मनी की ताकत पर असर पड़ता है, जैसे राइनलैंड वगैरह होता है वो उससे छीन लिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब जहाँ पे मिनरल्स होते हैं, कोल्स होती हैं, माइंस होती हैं, वो सारी चीज़ें उससे छीन ली जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस ही होती है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन रीज़न होती है। वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर भी एग्जिस्ट करता है, पर वो तब एक आर्मी का नॉर्मल सा सेना का मतलब मैसेंजर था, एक नॉर्मल सा योद्धा था। और तब उसको रियलाइज़ होता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस तो मतलब थोपी गई है जर्मनी पे और ये हमारे देश का मतलब अपमान है, और इस अपमान का बदला जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेता है। खैर वो एकदम से भी शुरू नहीं होता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टॉपिक ही काफ़ी अलग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो उसको मैं अगली वीडियो में ही आपको बताऊंगा। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। फिर भी इसके कुछ इम्पैक्ट देख लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट क्या थे देख लो।
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन यहाँ पे आए थे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट देख लो सबसे ज़्यादा, कई साम्राज्य यहाँ पे समाप्त हो गए थे, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, ऑटोमन साम्राज्य हो गया, रूस हो गया, ये सब खत्म हो गए थे। मतलब रूस में जो है सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, खत्म नहीं, मतलब कि जो रूस का एम्परलिज्म था, जार निकोलस राजा होता था वहाँ पे, तो जार निकोलस जो है साम्राज्य खो देता है और सोवियत संघ की वहाँ पे स्थापना हो जाती है। नए राष्ट्रों का जन्म होता है, फिर से यूरोप का जो है पूरा नक्शा ही चेंज हो जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर बात करें तो जो आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्थाएं थी वहाँ पे, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, महामंदी वहाँ पे आ जाती है। और एक्चुअली जो सबसे बड़ी महामंदी आई थी वो तो 1929 में आई थी, और जो अमेरिका का क्या कहते हैं शेयर मार्केट था, स्टॉक एक्सचेंज, वो क्रैश हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। जर्मन और अन्य देशों ने भारी ऋण चुकाए थे, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफ़ी मतलब प्रभावित हुई थी। और सोशल इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कई लाख लोग मारे जाते हैं इसमें, सैनिकों का मनोबल भी गहरा मतलब प्रभावित हो जाता है। महिलाओं ने युद्ध में कार्यबल के रूप में योगदान दिया था, जिससे महिला सशक्तिकरण की यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं एक कदम आगे बढ़ता है। यहाँ पे देखो रशियन रेवोल्यूशन भी होता है जो मैंने आपसे कहा था, तो यहाँ पे वुमेन सफरगेट मूवमेंट चलाया जाता है। जो इंटरनेशनल वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, आप कमेंट करके आंसर बताइएगा मुझे कि कब किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसीलिए इंटरनेशनल वुमेंस डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो लिबरल्स होते हैं वो नहीं, जो रेडिकल्स होते हैं, एक्चुअली लिबरल्स तो नहीं बट रेडिकल यहाँ पे वुमेंस के सपोर्टर होते हैं, वो कहते हैं कि वुमेंस को भी, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहीं पे शुरुआत हुई थी। तो हमने कई बार इसको क्लास में डिस्कस किया है, तो आप लोग एक बार जो है इसको मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको याद है कि नहीं है कि वुमेन सफरगेट मूवमेंट कब चला था। आगे देखिए, इंडियाज़ रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, भारत की क्या भूमिका थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। भारत के जो है ना 13 लाख सैनिक थे, ठीक है। और ये सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं थे, इन्होंने आर्थिक सहायता भी दी थी वहाँ पे। फ्रांस, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी। भारतीय सैनिकों की बहादुरी को याद किया गया, लेकिन पूरा जो ब्रिटिश सरकार थी वो स्वराज का वादा किया था इन्होंने कि जब मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं था, ठीक है। क्योंकि भारत जो आज़ाद होता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट से आज़ाद होता है। एक्चुअली कहने का मतलब ये था कि सिर्फ गांधी जी ही नहीं थे भाई जो, क्योंकि उस हिसाब से तो अन्य देश कभी आज़ादी नहीं होते अगर, क्योंकि अन्य देशों में तो गांधी जी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है ना, तुम्हारे एक अटलांटिक चार्टर बनता है, नहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर में तुम्हारे एक अटलांटिक चार्टर बनता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते डी रूजवेल्ट, उस अटलांटिक चार्टर पे साइन करवाया गया। इसलिए जिन जिन देशों ने जिन जिन कंट्रीज़ को क्या कहते हैं गुलाम बनाया हुआ था, उन देशों को उन्होंने आज़ाद किया। इस तरह से मतलब लगभग सारे जो 106 कंट्रीज़ थी ब्रिटेन ने, जहाँ जहाँ मतलब कॉलोनीज़ बनाई थी, सबको उन्होंने आज़ाद कर दिया था। इंडिया से बाकी जो तुम्हारे पुर्तगाल होते हैं वो काफ़ी लास्ट में जो है इंडिया को छोड़ के जाते हैं। गोवा वाला जो रीजन है वो पुर्तगाल, फ्रांस, डचीज़ वहाँ पे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। एंड हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है, जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए, उसका कंक्लूजन देख लो। वैसे तो हेडिंग्स आपको पता ही है बीच बीच में, ठीक है। तो कंक्लूजन देख लो, 1914 से 1918 आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। एसोसिएशन होता है फ्रांस फर्डिनेंड का, जो मेन कॉज होता है। एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच ये युद्ध होता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस होती है 1919 में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एंड करती है। इंडिया का इसमें कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, 13 लाख सोल्जर्स होते हैं इंडिया से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होते हैं। और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, जो एम्पायर होता है, राजतंत्र होता है, मतलब राजाओं का शासन होता है, वो ख़त्म होता है, एम्पायर्स ख़त्म होते हैं। जर्मन की हार होती है, नेशनलिज्म जो है राइज होता है, और इकोनॉमिक डिप्रेशन यहाँ पे आता है, ठीक है। ये कुछ इसके बेसिक कंक्लूजन है। बाकी वीडियो में कुछ जानना हो आपको, या आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ चीज़ मिस हो गई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आप देखना चाहेंगे वीडियो या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।